Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam coming up with the next round of New Simplified. In this video, we will discuss about Nawam Rabia ruling and साथ ही साथ ये भी समझेंगे why was it referred to a 7-judge bench in Maharashtra crisis. So first of all, let's see why it is news. आखिर नवाम राबिया रूलिंग न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently the Supreme Court said in its recent judgment on the Maharashtra political crisis that it cannot be restored the Maha Vikas Aghadi government in the Maharashtra since उद्धव ठाकरे रिजाइन बिफोर फेसिंग द फ्लोर टेस्ट. एंड सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये भी कहा है कि एक नाथ शिंदे सीएम बने रहेंगे. बट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि गवर्नर ऑर्डर फॉर द फ्लोर टेस्ट वाज रॉन्ग. मीन्स यहाँ पे जो फ्लोर टेस्ट हुआ था उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने सही नहीं माना है. आफ्टर डैट यहाँ पर समझिए पॉलिटिकल ड्रामा स्टार्ट हो चुका है. उद्धव ठाकरे की ग्रुप कह रही है कि भाई सीएम बने नहीं रहना चाहिए एक नाथ शिंदे को, एंड यहाँ पर इलेक्शन होना चाहिए. तो वहाँ पर पॉलिटिकल ड्रामा क्या है उससे में ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए. बट एज एस्पेरेंट हमें ये पता होना चाहिए कि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने नवाम राबिया रूलिंग को डिस्कस किया है. सो एज एस्पेरेंट हमें नवाम राबिया रूलिंग को जरूर पता होना चाहिए कि नवाम राबिया रूलिंग क्या है. तो इस वीडियो में हम नवाम राबिया रूलिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ ये भी समझेंगे वाई वाज इट रेफर टू ए 7-judge बेंच इन महाराष्ट्र क्राइसिस. महाराष्ट्र क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में नवाम राबिया केस को 7 जजेज की बेंच को क्यों रेफर किया गया है, इन सारी बातों को समझेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जरा हम नवाम राबिया रूलिंग को डिस्कस करते हैं कि आखिर ये केस क्या है एंड इसकी हिस्ट्री क्या है. एक्चुअली अगर हम नवाम राबिया की बात करें तो नवाम राबिया अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर थे. ये पॉइंट याद रखिएगा. मीन्स अरुणाचल प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके स्पीकर थे ये. एंड ये केस 2016 का है जब अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी एंड नवाम तुकी वहाँ सीएम बने थे. बट आफ्टर डैट सम डेज के बाद ही समझिए कि कांग्रेस की जो 20 एमएलए थे, यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा, मोर देन 20 एमएलए ऐसे थे जो पार्टी छोड़ने की बात करने लगे. एंड इन्हें बीजेपी की, वहाँ पे जो बीजेपी के एमएलए थे इनमें 11 एमएलए थे, उन्हें इनका सपोर्ट मिला एंड एक इंडिपेंडेंट एमएलए का भी सपोर्ट इन्हें मिला. मीन्स यहाँ पर 31 से ज़्यादा प्लस समझिए कि जो एमएलए थे वो रिबेल हो चुके थे. एंड इन रिबेल एमएलए ने दैट टाइम के गवर्नर जो कि वहाँ पर जेपी राजखुआ जी थे उनसे लेजिस्लेटिव सेशन को बिफोर टाइम बुलाने की रिक्वेस्ट की थी ताकि वे स्पीकर नवाम राबिया को पोस्ट से रिमूव कर सकें. मीन्स यहाँ पे जो नवाम राबिया थे उन्हें ये पोस्ट से रिमूव करना चाहते थे. ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या हुआ कि नवाम राबिया ने रेबेल एमएलए को एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाई करने का प्रोसेस भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि इनके पास भी पावर थी. आप समझ सकते हैं, ऑब्वियसली हमने पॉलिटी में पढ़ा है कि स्पीकर के पास राइट होता है कि वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है एमएलए को. तो यहाँ पर प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट की. यहाँ पर प्रोसेस जो रिबेल एमएलए थे उन दोनों ने स्टार्ट की. तो अरुणाचल प्रदेश असेंबली में कंडीशन क्या थे, देखिए अरुणाचल प्रदेश असेंबली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 60 सीट है एंड 66 में से आप समझिए कि मोर देन 30+ जो एमएलए हैं वो गवर्नर से अपील कर रहे हैं कि भाई आप सेशन को बिफोर टाइम बुलाइए, हमें स्पीकर को रिमूव करना है. सो एज ए कॉमन सेंस के हिसाब से बताइए कि यहाँ पर गवर्नर को क्या करना चाहिए. ऑब्वियसली गवर्नर को सेशन बुलाना चाहिए बिकॉज मेजोरिटी पीपल जो है, मेजोरिटी एमएलए हैं वो सेशन को बिफोर टाइम बुलाने की डिमांड कर रहे हैं एंड ऐसा हुआ भी. एक्चुअली यहाँ पर गवर्नर ने जो कि जेपी राजखुआ थे उन्होंने बिफोर टाइम लेजिस्लेटिव सेशन को कॉल की एंड रेबेल एमएलए ने स्पीकर नवाम राबिया को जो रिमूवल प्रोसेस था उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया. देखिए प्रोसेस क्या चल रही थी. एक तरफ क्या हो रहा था कि स्पीकर जो एमएलए है उन्हें डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश कर रहे थे. अदर हैंड जो रेबेल एमएलए थे वो स्पीकर को ही रिमूव करने की प्रोसेस स्टार्ट कर चुके थे. तो कंडीशन ऐसी बन चुकी थी कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट वाली कंडीशन थी. आफ्टर डैट क्या हुआ कि देखिए इस सेशन को विदाउट सीएम के सजेशन के बुलाने के गवर्नर के ऑर्डर को नवाब राबिया ने हाई कोर्ट में यहाँ पर चैलेंज किया. इन्होंने कहा कि भाई जो गवर्नर ने सेशन बुलाया है वो विदाउट लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट के सजेशन के बुलाया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हाई कोर्ट थी उन्होंने गवर्नर के फेवर में जजमेंट दे दिया. मीन्स उन्होंने कहा कि गवर्नर बिल्कुल सही है, यहाँ पर कुछ भी गलत देखने को नहीं मिल रहा है. आफ्टर डैट नवाम राबिया जी चले गए सुप्रीम कोर्ट में एंड ये पूरा का पूरा केस चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास. एंड इस केस का नेम था नवाम राबिया एंड बमांग फेलिस वर्सेज डिप्टी स्पीकर केस. अरुणाचल प्रदेश केस माना जाता है इसे. इस केस को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेज की बेंच के पास सामने लाया गया. इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि 5 जजेज की बेंच के सामने लाया गया. देन सुप्रीम कोर्ट को इस केस में
2 पॉइंट को डिस्कस करना था। फर्स्ट तो क्या था, फर्स्ट रीजन तो ये था कि डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर मीन्स जो गवर्नर का पावर है वो किस लिमिट तक हो सकता है। इसी केस के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो क्या गवर्नर विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली के सजेशन के मीन्स बिना गवर्नमेंट के सजेशन के लेजिस्लेटिव सेशन को कॉल कर सकता है, जैसा कि अरुणाचल प्रदेश में गवर्नर ने किया था। एंड सेकंड क्वेश्चन था कि क्या स्पीकर किसी मेंबर को तब डिस्क्वालीफाई कर सकता है जबकि स्पीकर के खुद के रिमूवल का प्रोसेस जो है असेंबली में पेंडिंग है, जैसा कि अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में हो भी रहा था। जैसा कि ऑलरेडी 2 पॉइंट हमने डिस्कस किया, एक तरफ तो क्या है स्पीकर के रिमूवल का प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट हो चुका था, अदर हैंड स्पीकर खुद ही जो एमएलए है उन्हें डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो 2 क्वेश्चन थे, एक तो गवर्नर के पावर को लेकर एंड ये जो स्पीकर हैं उनके पावर को लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने बातें आई। तो अगर हम इस केस की क्रक्स को समझते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, अगर क्रक्स को समझते हैं कि रिजल्ट क्या आया था, तो देखिए 5 जजेज की बेंच ने अपने रूलिंग में कहा कि एक स्पीकर को 10 शेड्यूल ऑफ द 52nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके अकॉर्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन पर जजमेंट लेने का राइट नहीं है। ऐसे में जबकि उसके खुद के रिमूवल फ्रॉम ऑफिस का प्रोसेस से रिलेटेड जो रेजोल्यूशन है वो असेंबली में पेंडिंग है, क्योंकि जैसा ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर स्पीकर का जो रिमूवल प्रोसेस ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश असेंबली में पेंडिंग था। तो ऐसे में स्पीकर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत एमएलए को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, मीन्स यहाँ पर जजमेंट नहीं ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, किसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने गवर्नर के पावर को भी डिफाइन करते हुए कहा कि गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पावर मिले हैं, बट गवर्नर को आर्टिकल 174 एंड आर्टिकल 163 को एक साथ रीड आउट करना चाहिए, मीन्स एक साइड फॉलो करना चाहिए। अगर हम आर्टिकल 174 की ही बात कर लेते हैं तो 174 के अकॉर्डिंग गवर्नर को सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर को प्रोग्रेशन एंड द रिजोल्यूशन को राइट मिले हैं। मीन्स गवर्नर को यहाँ पावर है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर को टाइम टू टाइम मीटिंग के लिए समन कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर 174 में मेंशन किया गया है। एंड अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 163 की, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आर्टिकल 163 में साइड बाय साइड ये भी प्रोविजन किया गया है कि गवर्नर शैल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मीन्स गवर्नर को हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना चाहिए, ऐसा आर्टिकल 163 में कहा गया है। मीन्स यहाँ पर क्या है 174 में तो आपको पावर दे दिया गया, बट 163 में जो मेंशन किया गया है उसे भी आपको फॉलो करना चाहिए। सो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि गवर्नर के पास बहुत सारे पावर हैं, बट उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ही वर्क करना चाहिए। मीन्स आर्टिकल 174 को आर्टिकल 163 के साथ रीड आउट करना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ आप 174 को यूज करते रहें एंड आर्टिकल 163 के प्रोविजन को भूल जाएं। मीन्स वन साइड तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या क्लियर किया कि नवाम राबिया जो स्पीकर थे उनके डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए के डिसीजन को सही नहीं माना। मीन्स यहाँ पर नवाम राबिया जो थे उनको जो उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात की थी उसे सही नहीं माना गया यहाँ पर। अदर हैंड जो गवर्नर थे उनको भी यहाँ पर सही नहीं माना गया। मीन्स ऐसा नहीं है कि 174 को आप रीड आउट कीजिए एंड 163 को भूल जाइए। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। मीन्स यहाँ पर दोनों लोगों को क्या मिली, कोई मतलब राहत नहीं मिली। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहा कि नवाम राबिया जो कि सुप्रीम कोर्ट तक गए थे उन्हें वहाँ पर राहत नहीं मिली। मीन्स नवाम राबिया को यहाँ पर सही नहीं माना गया। तो ये पूरा का पूरा केस था जिसकी हम बात कर रहे हैं नवाम राबिया रूलिंग की। जैसा ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि नवाम राबिया रूलिंग में 5 जजेज की बेंच ने ये डिसीजन दे दिया भाई कि नवाम राबिया सही नहीं थे। मीन्स जो स्पीकर ऑफ का पावर था वहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन वाला बिल्कुल सही नहीं था, ऐसे में जबकि उनके खुद के ऊपर रिमूवल का प्रोसेस असेंबली में पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो यह था पूरा का पूरा केस। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में नवाम राबिया के केस को 7 जजेस की बेंच को रेफर करने की बात क्यों की जा रही है। एक्चुअली देखिए क्या है कि अरुणाचल वाली जो कंडीशन थी वो सेम कंडीशन यहाँ महाराष्ट्र में भी देखने को मिली है। लास्ट ईयर क्या हुआ था 2022 में हमने देखा था वहाँ प्रॉब्लम हुई थी। तो वहाँ पर भी जो रिबेल एमएलए थे उनके डिस्क्वालिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जबकि डिप्टी स्पीकर के रिमूवल का प्रोसेस असेंबली में ऑलरेडी वहाँ पर पेंडिंग था। तो दैट टाइम के जो सिंधे ग्रुप थे उन्हें नवाम राबिया केस के रेफरेंस में यहाँ पर थोड़ा सी राहत मिली थी, उन्हें प्रॉफिट हुआ था यहाँ पर। बट जो उद्धव ग्रुप था उन्होंने नवाम राबिया केस को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेज की बेंच को रेफर करने की डिमांड की थी। उनका कहना था कि भाई इसे फिर से एक बार डिफाइन करना चाहिए, जबकि एट दैट टाइम क्या हुआ था कि उस समय की जो CGI है हमारे यहाँ उन्होंने उद्धव ठाकरे को यहाँ पर सपोर्ट किया था। मीन्स उनका भी मानना है, जो हमारे CGI है उनका भी मानना है कि नवाब राबिया केस को एक बार फिर से री एग्जामिन करना चाहिए। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2016 के नवाब राबिया केस के जजमेंट को फिर से एग्जामिन करने के लिए जो लार्जर बेंच है उनके पास रेफर कर दिया है। तो आने वाले दिनों में लार्जर बेंच क्या यहाँ पर फिर से डिसीजन देती है उसे फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। तो होप आपको ये तो जरूर समझ में आ गया होगा कि नवाब राबिया रूलिंग केस क्या था, उसमें क्या जजमेंट आई थी एंड जो रिसेंट महाराष्ट्र क्राइसिस है उससे रिलेटेड कैसे है। तो होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।